अच्छा जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ना उस जाते हैं आउटलाइन पे, और हम ना इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस किस डायमेंशन में इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये ना मैं थियोरेटिकल चीजों से ना ज्यादा मैं आपको चाहता हूँ कि आप ना मैदान के अंदर आके खुद खेलने की कोशिश करें। असल में ना मैच के अंदर खेलना कुछ और चीज होती है। बाहर ना पवेलियन में बैठ के, ग्राउंड में बैठ के तालियां बजाना बड़ा आसान काम होता है। ये किसी को बताए ना आप, इन्फ्लेशन इट्स कॉजेज एंड क्योर्स, वो आपको बड़े जबरदस्त बता देगा कि अरे ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन जब आप मैदान के अंदर खेल रहे होते हो ना, प्ले कर रहे होते हो, तो फिर चीजें पता चलती हैं। सीएसएस पीएमएस का पेपर कमरा इम्तहान से निकल के बड़ा आसान लगता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो भी पेपर आप देखेंगे ना, कमरे इम्तहान से जब वो निकल के आ जाएंगे ना, तो उनको नहीं आसान लगेगा जो देखे आएंगे, उनको आसान लगेगा जो उस पेपर में बैठे नहीं है। लेकिन आपने ये समझना है कि इट इज द गेम ऑफ योर मैनेजमेंट, इट इज द गेम ऑफ योर नर्व्स, यू नीड टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स। इसमें उसका हरगिज फोकस इन्फ्लेशन नहीं है, हरगिज फोकस इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन को आप लोग इतनी ही वर्थ देंगे जितनी कि अमूमन घरों में जो है वो खवातीन अपने खामदों को देती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी सिंपल सी सादा सी एग्जांपल कहने को, ये जितनी पाकिस्तान में हम आरिफ अलवी साहब को देते हैं, ठीक है, कहने को वो सब कुछ जो है वो आरिफ अलवी साहब है, लेकिन क्या है, बस एक टाइटल के लिए ब्राय नाम है। इन्फ्लेशन पे हमने सिर्फ इतना ही काम किया जितना कि आपने इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं यहाँ पे आप जो है वो इंट्रोडक्शन में शुरू जो है वो इन्फ्लेशन से हो रहा है टॉपिक जो है वो। लेकिन मजाल है कि पूरे के पूरे ऐसे में ये इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जो है वो इससे आगे कहीं पे जा सके, क्योंकि इस ऐसे का क्रक्स ही कुछ और है, वो मांग ही कुछ और है। वो कहता है इस कॉजेज एंड क्यूर्स पे वो बात करना चाहता है, ये जो है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कॉजेज एंड क्यूर्स पे जो है वो हम बात करते हैं, क्या ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है कि जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि इसके काजेस क्या हैं, क्योर्स क्या हैं? इज इट एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, या हमें चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करना है? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ऐसे की वो किस्म है जिसमें आपको एक पोजीशन लेनी पड़ती है, डिफेंड करना पड़ता है। मान लीजिए आपको किसी केस की जो है वो एक, आप उसके उसमें एक लॉयर की तरह है, और आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स उनको देना है। इन्फ्लेशन इट्स कॉजेज एंड क्यूर्स एक्सप्लेन करेगी, और ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे होगा पेपर में। एक्सप्लेनेटरी ऐसे वाला अगर कोई बच्चा कोई एस्पिरेंट बड़ा अच्छा पेपर अटेम्प्ट करता है, इसके नंबर जो होते हैं वो 50 से 55 मिल जाते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव वाले के नंबर ज्यादा आते हैं अगर आर्ग्यूमेंट दिया है ढंग से, अगर आर्ग्यूमेंट सही तरह से समझाया है। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट समझाना नहीं आया ना, अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात नहीं कर सके हो, तो फिर वो फजूल एक्टिविटी है। फिर मेरा नहीं ख्याल कुछ नंबर देता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, लेकिन सबसे मुश्किल होता है उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको एक पोजीशन लेनी पड़ती है। अच्छा जी, इन्फ्लेशन में हमने जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया था, अब ये इन्फ्लेशन देखिएगा, आपने बिल्कुल सही बताया, और आउटलाइन देख देख के आपको माशाल्लाह से अंदाजा हो गया कि मैंने इसको सबसे पहले डिफाइन किया, वो मुझसे डेफिनेशन ही मांग रहा है कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन जो है वो। अच्छा, इन दोनों में से मैं एक पॉइंट चाहता था वो खत्म कर सकता था, वो कौन सा वाला पॉइंट था जो मैं इन दोनों में से इंट्रोडक्शन में से खत्म भी कर दूं तो फिर भी कोई बात नहीं होनी थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए उसको ऐड कर दिया कि सिंगल आइडिया जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इनमें से ए को मैं रिमूव कर सकता हूँ या बी को रिमूव कर सकता हूँ? यस, ग्रेट। इसमें से मैं बी को रिमूव कर सकता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर मैं डिफाइन भी कर देता हूँ और इम्पोर्टेंस पे बात नहीं भी करता तो भी मेरा काम चल जाना था, लेकिन मैंने इसको जो है वो इम्पोर्टेंस पे बात करूंगा। अब मैं आता हूँ कॉजेज पे। अच्छा, कॉजेज जो है वो मेरे पास मेन हेडिंग जो है वो मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ये आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इसमें से जितनी चीजें जो है वो अभी मैंने लाइन के अंदर जो है वो करने की कोशिश की है, इनमें मेन हेडिंग्स कितनी है, मेन हेडिंग्स कितनी है? वेरी गुड, वेरी गुड, दो मेन हेडिंग्स है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, ये बड़े राज की बात है।
इस बात को उसी तरह से समझ लीजिए जिस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि 23 मार्च है, उसकी छुट्टी होती है, हमें अपनी जॉब से, हम भूलते नहीं है, हिसाब कर रहे होते हैं कब आनी है छुट्टी। ये मेन हेडिंग हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। मेन हेडिंग जो है पूरे का पूरा, अगर पैराग्राफ, बल्कि और आसान करता हूँ, और आसान करता हूँ इसको, जरा इस बात से पहले भी और आसान करता हूँ। एक पूरे का पूरा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम कितने पैराग्राफ लिखेंगे? एक, दो, तीन और चार। चार मुख्तलिफ आइडियाज हैं, चार पैराग्राफ आएंगे इसके अंदर जो है वो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम चार पैराग्राफ लिखेंगे। क्लियर? बाकियों को भी क्लियर है ये बात? जरा इससे आगे चल के थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात करूंगा, इसलिए समझ लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली जो लाइंस हैं, ये हर पैराग्राफ की टॉपिक स्टेटमेंट है, टॉपिक सेंटेंस है। पहली लाइन जो चार पैराग्राफ है, पहली लाइन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात होनी चाहिए, दूसरे में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की बात होनी चाहिए, तीसरे में मॉनिटरी इन्फ्लेशन की बात होनी चाहिए, चौथे में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात होनी चाहिए। चार पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ की टॉपिक स्टेटमेंट, उसका जो सबसे मेन टॉपिक सेंटेंस है, वो ये वाली लाइन है। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात क्लियर है? इन सब के सब चार के चार पैराग्राफ जो हैं वो रोटेट होने चाहिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के लिए। हरगिज 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 जो है कॉजेज ऑफ इन चारों में बात करते हुए, इन चारों के चारों पॉइंट्स में बात करते हुए, ये कथन मुमकिन नहीं है कि हम जो है वो इफेक्ट के ऊपर बात कर सकें। ये हरगिज मुमकिन नहीं है कि हम लोग जो है वो इसके क्यूर्स के ऊपर बात कर सकें। अगर हमने यहाँ पे क्योर की बात की तो इट मीन्स कि हमने गलत कर लिया, हमने गलत स्टेप ले लिया। एग्जामिनर पेपर पढ़ते हुए थीसिस स्टेटमेंट को इसलिए सामने रखता है कि वो आपकी आउटलाइन वाला या तो पेज सामने रख लेता है, या उस पेज के मुताबिक चलता है। एक पॉइंट यहाँ से पढ़ता है, फिर उधर से पढ़ता है, एक पॉइंट इधर से पढ़ता है, फिर उधर से, एक पॉइंट इधर से, फिर उधर से। मुझे बताइएगा कि अगर किसी बच्चे ने, किसी एस्पिरेंट ने यहाँ पे कुछ और लिखा है और वहां पे कुछ और लिखा है, क्या लगता है नंबर देगा? कि यहाँ पे जो पैराग्राफ के मुताबिक नहीं चल रहा है? नो। सो ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंसेस हैं। ये सोच समझ के डिसाइड किया आपने, आउटलाइन बनाई। अब इसके मुताबिक पूरे का पूरा ऐसे आपका चलना चाहिए। अगर इसके मुताबिक ऐसे पूरे का पूरा नहीं चलता है, दैट मीन्स कि आप अपने आप को फूल कर रहे हो, अपनी अटेम्प्ट जाया कर रहे हो। एक चीज और याद रखेगा, अगर कोई चीज यहाँ पे नहीं है, क्या हम उसे ऐसे के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर हमें याद आ जाती है कि हमने बाद में जो है वो उसको बताना है, तो कहीं पे घुसेड़ सकते हैं? नहीं। अच्छा, इंडिविजुअल इवेल्युएशन सेशंस हमारे ना ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें हम ना जब CSS PMS के पेपर पास आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के कुछ पेपर जो है वो चेक करवाना चाह रहे होते हैं। तो उसमें हमारी प्रैक्टिस ये है MOCC के प्लेटफॉर्म पे कि हम पूरे का पूरा पेपर जो है वो उठाते हैं। उस एस्पिरेंट को भी जो है वो जूम पे इंडिविजुअल मीटिंग में लेते हैं, उनके सामने उनका पेपर होता है और लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ रहे होता है। ठीक है? यहाँ पे भी एस्पिरेंट्स हैं, अब मानूर जानते हैं, आमना जानते हैं, बाकी और भी लोग होंगे। अच्छा जी, उसमें हम ना ये एक चीज जो है वो बड़े गौर से, ये एस्पिरेंट्स जो है जो इस प्रोसेस में से गुजरते हैं, उन्हें पता होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जो एस्पिरेंट्स बाद में आउटलाइन लिखते हैं और वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने पैराग्राफ लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि पूरे का पूरा ऐसे लिखते हैं, उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। आप मैथ का क्वेश्चन पीछे से अटेम्प्ट कर सकते हो, उल्टा याद कर सकते हो, रट्टा लगा सकते हो। ऐसे में आप आर्टिफिशियल प्ले नहीं कर सकते हो। आप इंग्लिश ऐसे के अंदर एग्जामिनर को चीट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है तो उन्हें सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास जो है वो मुमकिन नहीं है, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाने नहीं आते, उन्हें सीखना पड़ेगा। आप आर्टिफिशियल तरीके का नहीं यूज करोगे। दो ऐसे याद कर लिए, तीन ऐसे याद कर लिए, चार याद कर लिए,
पहले जो है वो मैंने पैराग्राफ जो है वो लिख लिए, उसके बाद उनको जो है वो, ये आप कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप सिंक्रोनाइज कर पाओ। ठीक है, ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप सिंक्रोनाइज है, ये मुमकिन है कि आप आउटलाइन बनाओ और उसके मुताबिक चल सको। ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा ऐसे जो है वो लिखा और उसके बाद उसको आउटलाइन के मुताबिक ढाल दिया। ऐसा शायद वही कर सकेगा जो कि जिसकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो ऐसे है, और वो भी शायद इसलिए कि उसके बाद बहुत प्रैक्टिस होगी, वरना नॉन नेटिव जो है वो स्पीकर नहीं कर सकते। तो जी हमने टॉपिक देखा, ये इंट्रोडक्शन था कॉजेज से, फिर उसके बाद हमने इफेक्ट्स के ऊपर बात की, तो भाई होता क्यों है। तो फिर इफेक्ट्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वगैरह वगैरह, ये मैंने पॉइंट्स ऐड कर लिए, कुछ भी हो सकता था। मैंने पॉइंट्स ये ऐड क्यों किया, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो, मैंने ना एक आर्टिकल आज आपके साथ शेयर किया था, मानूर ने किया था इनफैक्ट जो है वो, अब मैं जरा ड्राइव पे अपडेट कर देता हूँ। तो अब मानूर का शुक्रिया है कि वो याद करवा देते हैं और ये चीजें आप तक भी हमें स्मूथली पहुंच जाती हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है, इसमें हमारे पास जो है, अगर किसी ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पढ़ी हो, आज का जो हमारे पास आर्टिकल था उसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर भी बताती हैं और इसके क्यूर्स के ऊपर भी बताती हैं। हम लोग कहाँ खड़े थे 2020 में, हम लोग कहाँ खड़े थे 2013 में, हम लोग कहाँ खड़े होंगे जाके आने वाले कुछ सालों में, वो पेपर सारे के सारा बताता है। अब ये जब आप ऑटोमेटिकली अच्छी रीडिंग्स करते हो, तो क्या होता है कि आपके पास इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए डाटा मौजूद हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहाँ से है, क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, इंटरनेशनली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और हमारे इश्यूज क्या हैं। ठीक है, और फिर आप जो है वो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन पे बात करोगे कि हमारी हमारी पाकिस्तान की क्या कंट्रोल करना है। हम IMF से तकरीबन $20 बिलियन जो है वो ले चुके हैं, 23वीं दफा हम उनके तरले कर रहे हैं, मिनटें कह रहे हैं हमें कुछ दे दो दे दो दे दो। हमारी मॉनिटरी पॉलिसीज जो है, आज का आर्टिकल में बड़ी अच्छी उसने बात लिखी थी, कोई भी कौम तब तक अपना डिसीजन सिक्योरिटी का नहीं ले सकती है जब तक उसके पास इकोनॉमिक डिसीजन नहीं हो। हमारी इकोनॉमिक वर्थ है क्या, लाइक इंडिया जो है वो आज चौथी बड़ी ताकत है दुनिया के अंदर जो है, और वे भी है स्टैंडिंग। खैर, ये पॉलिसीज क्या है, फिस्कल पॉलिसीज क्या है, प्राइस कंट्रोल्स क्या है, इन तमाम चीजों को देखना, उसके बाद ये पॉइंट आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, इफेक्टिवनेस क्या होगी, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, सोशल कॉस्ट क्या होगी। अच्छा जी, ये अब बात ये है कि आपने कल के लिए असाइनमेंट आपकी ये है कि ये जो है वो मैं अपडेट कर दूंगा वहां पे भी आपके ड्राइव के अंदर जो है वो, लेकिन आप लोगों ने ये वाली जो पॉइंट्स है ना, सब हेडिंग्स जो हैं, इनको जो है वो चेंज करना है जी। इनको आपने अपने पास से देना, मेरी जो है वो मेन हेडिंग्स आप फिलहाल यूज कर लीजिए। अगर मैं आपको पिक्चर दे दूं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ जो है वो मेन हेडिंग्स यूज करें, ये वाली जो है वो, और इनके मुताबिक सब हेडिंग जो है वो खुद से प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। ये एक अटेम्प्ट होगी जिसमें मैं फिलहाल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे का सारा गलत हो जाए तो भी कोई मसला नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि गलत हो जाए, काजिज में आप कुछ लिखें, इफेक्ट्स में कुछ लिखें, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन लिखें। उससे पहले जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मुकम्मल कर लें, एक दफा रीड आउट कर लें, तो इसको जो है वो मैं यकीनन सेव कर दूंगा और ये आप तक जो है वो पहुंच जाएगी। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताएं ताकि फिर हम यहाँ से आगे चलें। अब हमने वो कुछ वर्ड्स करने थे ना, क्लियर, ग्रेट हो गया जी। अब जी यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं। ओके जी, ओके। अच्छा जी, वर्ड्स हैं हमारे पास जो है वो, पहले है जी कैपेशियस। कैपेशियस, कैपेशियस कहते हैं कुशादा को, किसी चीज का चुराई में बहुत ज्यादा होना। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी कैप्रीशियस। कैप्रीशियस कहते हैं एक ऐसे पर्सन जिसका रवैया किसी दूसरे के साथ गलत होता है। ठीक है, गलत रवैये को कहते हैं कैप्रीशियस जो है वो। मीनिंग समझ लीजिएगा, वर्ड्स मिल जाएंगे आपको जो है वो। कैपेशियस कहते हैं विथ चुराई को, कैप्रीशियस कहते हैं जो हमारे पास जो है कैपेशियस एंड कैप्रीशियस गलत रवैये को। देन हमारे पास है जी, तो ये आउटरो कहाँ से होगा, 1 2 3,
ठीक हो गया, तो सारे को कर दिया। ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, नंबर थर्ड पे हमारे पास है कैप्टियस। ये देख रहे हैं सारे के सारे कैप से शुरू हो रहा है, बड़ा आसान है इनको याद करना। कैप्टियस, कैप्टियस कहते हैं एक ऐसा बंदा जिसको जो है वो मिसाल के तौर पर ये याद भी करवा देते हैं। एक ऐसा बंदा है, उसके सर पे कैप है, और वो क्या करता है, कैप होने की वजह से उसका सर बंद ही रहता है हर वक्त। वो तकरार करता रहता है, बोलता रहता है, बार बार जो है वो बोलता रहता है। ठीक है, कैप्टियस, कैप्टियस, तकरार करने वाला, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। मैंने चूंकि दरमियान में ये डैश पुट की है, तो ये नहीं होगी, ठीक है, लेकिन याद करवाने के लिए कि एक ऐसा पर्सन जिसके सर पे कैप है और वो हमेशा जो है वो तंग करता रहता है। अच्छा जी, कार तो आप सबको ही पता है, पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों में गाड़ियों की, कारों की कीमतें बड़ी ऊपर गई हैं। ठीक है, गाड़ियों की कीमतें इतनी ऊपर गई हैं कि खुदा की पनाह। सो जी, कार के बाद अगर हम नल लगा देते हैं ना, तो कार नल जो है वो, तो ये जिस्मानी है। कार्नल का मतलब होता है जिस्मानी। ठीक है, कार्नल। अच्छा जी, नंबर फिफ्थ पे जो देखिएगा, बड़ा आसान है, कार्निवोर्स पे है। आप बचपन से जो है वो पढ़ते हैं, गोश्तखोर को कहा जाता है, CRNIVOROUS, कार्निवोर्स जो है वो। नंबर सिक्स पे। अच्छा, पहले मैं मुझे ये पांचों के पांचों वर्ड जो है वो अगर आपको याद हो गए हैं। कैपेशियस का मतलब मैंने बताया, विथ में चौड़े को कहते हैं, CAP, कैप आसान है, कैप, ACIOUS। द चैट बॉक्स में कैपेशियस लिखिए, पहला वो जो है वो कैपेशियस, इसको लिखेगा, कैपेशियस। अच्छा, इसका जो उल्ट होगा ना, वो होगा कि जो स्पेशियस नहीं होता, नॉट स्पेशियस है वो, कैपेशियस, नॉट स्पेशियस। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैप्रीशियस, CAPRICIOUS। ये है जी, कैप है शुरू में, RICIOUS, कैप्रीशियस गलत रवैये को कहते हैं। इसका मुतलाद क्या होगा, एक ऐसा शख्स जिसका रवैया अच्छा होता है। तो दो वर्ड हो गए जी, कैपेशियस, कैपेशियस, और दूसरा कैप्रीशियस। ग्रेट हो गया जी, ग्रेट हो गया। अब जी हमारे पास कैप्टियस था। कैप्टियस एक ऐसा शख्स जिसने कैप पहनी हुई है, लेकिन वो क्या करता है, तकरार करता रहता है, बोलता रहता है। कार्नल, कार्नल किसे कहते हैं, जिस्मानी से। कार्निवोर्स, गोश्तखोर को कहा जाता है। ठीक है जी, ओके जी। दोबारा से आज हमने कार का जो है वो जनाजा निकालना है। कार, CR, कार है। अगर इसी कार के अंदर जो है वो एक शख्स बैठ जाता है, जो कि बार बार पिंग 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 करता रहता है, हॉर्न बजाता रहता है, कार पिंग, कार पिंग। कार पिंग का मतलब एक ऐसा शख्स है जो बदमिजाज है। बदमिजाज शख्स ही ऐसी हरकतें करते हैं ना, कार पिंग, कार पिंग 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 करता जाना, कार पिंग, कार पिंग, कार पिंग, बदमिजाज शख्स को कहते हैं। सो जी, अभी जिनको ये सारे के सारे वर्ड याद हो गए हैं, मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे कैपेशियस, कैपेशियस, जो इसका मतलब है कुशादा होना, चौड़ा होना, विथ में ज्यादा होना। कैप्रीशियस, जिसका मतलब है गलत रवैया। कैप्टिशियस, तकरार को कहते हैं। कार्नल, जिस्मानी। कार्निवर्स, जो कि गोश्तखोर है। कार्पिंग, एक बदमिजाज शख्स। ठीक है, जरा क्विकली लिखिए, क्विकली लिखिए। कार्पिंग, कैप्रिशियस, अच्छा जी, कैपेशियस है, कैप्रिशियस है, कार्नल है, ग्रेट होगा। ओके जी, ओके जी। अच्छा जी, कैश होता है फेंकना। ठीक है, आपने देखा होगा कैश अवे, आपके मोबाइलों की स्क्रीन में भी होता है कैश अवे, कैशिंग डिवाइसेस होता है ना। अच्छा, इसी कैश के आखिर में जब हम IGATION लगा देते हैं ना, इसे हम कहते हैं कैस्टिगेशन। कैस्टिगेशन, कैस्टिगेशन का मतलब होता है किसी बंदे की सर्जनिश करना। ठीक है, सर्जनिश करने को हम कहते हैं कैस्टिगेशन, कैस्टिगेशन। आसान और याद रखना चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। इसका उल्ट होता है किसी की तारीफ करना। सो क्विकली प्रोड्यूस करें, कैस्टिगेशन लिखेंगे सारे के सारे चैट बॉक्स में। कैस्टिगेशन, 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 याद हो जाना चाहिए। कैस्टिगेशन, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया जी, कैस्टिगेशन याद हो गया। एक और जो है वो आपको पता है, वर्ड हमारे पास बड़ा आसान है, कैटेगोरिकल।
कैटेगोरिकल जो है वो CATAGORICAL, कैटेगोरिकल, CATE है। ओके, कैटेगोरिकल। जी, क्या मतलब होता है बाय द वे कैटेगोरिकल का? आसान सा वर्ड है, हम लोग इसे डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। कैटेगोरिकल का क्या मतलब होता है? एक्सप्लिसिट होना किसी चीज का, डायरेक्ट होना, वाजिया होना। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, मैं आपको वाजिया तौर पर बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस बिहेवियर। मैं आपका रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, कैटेगोरिकली किसी को बताना। ठीक है? और इसका जो है वो कैटेगोरिकल का उल्ट क्या होगा? किसी चीज को जो है वो छुपा के बताना, क्लियर जो है वो ना बताना। ओके जी। कैथलिक, CATHOLIC, कैथलिक। कैथलिक वैसे ईसाइयों का ना एक फिरका है, कैथलिक जो है वो। ठीक है, तो क्या होगा जी इसका मीनिंग जो है वो? एनी आइडिया? गैस करें। कैथलिक का मतलब होता है कुशादा होना, किसी चीज का कुशादा दिल होना। तो वो ईसाइयों का एक ऐसा फिरका है, वो ये समझते हैं कि भाई हमारा जो दिल है वो बड़ा कुशादा है। ठीक है, हमारा दिल बड़ा है, इसका उल्ट होगा नैरो। किसी का दिल जो है वो तंग होना। तो जो कैथलिक है, बेसिकली जिनका ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर से है, वो जानते होंगे कि जो रोमन चर्च होता था ना वो कैथलिक था। इसके मुकाबले में प्रोटेस्टेंट आए थे, प्रोटेस्टेंट, जिनका मकसद ये था कि वो प्रोटेस्ट से है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट, उन्होंने प्रोटेस्ट से निकले थे, कैथलिक के ऑपोजिट थे। प्रोटेस्टेंट को आज भी कहा जाता है ये तंग नजर है, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है ये इनके ऑपोजिट थे, लेकिन ये मजहबी फिरके की बात कर रहे हैं। वर्ड कैथलिक का मतलब एक ऐसा जो है वो फिरका है जो ये समझते हैं कि उनका दिल कुशादा है। तो किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, कैथलिक का मतलब कुशादा दिल वाला जो है वो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जी है सेलिब्रेट, CELI, ये सेली ये वाला है, सेलिब्रेट है, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है जी एक ऐसा पर्सन जो कि कमवारा होता है, सेलिब्रेट। जरा जो है वो ये लिखिए, सेलिब्रेट, कवारा जो कि अनमैरिड होता है। ओके, ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, नंबर 11 पे हमारे पास है, बस वी आर जस्ट एंडिंग द सेशन। हमारे पास है जी सेलेरिटी, CELERITY। सेलेरिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना, जैसे इलेक्शन कमीशन फैसले जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, सेलेरिटी के साथ जो है वो तेजी के साथ, स्विफ्टनेस के साथ फैसले करना, कि भाई हम तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, उजलत में कोई काम करना, जल्दी जल्दी करना, सेलेरिटी। सेलेरिटी, इसको याद रखने का तरीकेकार है, आप जो है वो देखते हैं ना, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के साथ जब आप देखते हैं, सेलिब्रिटीज हमेशा जल्दी में होते हैं। तो ठीक है, वो हमेशा जल्दी में होते हैं, कभी भी आपको उनको ऐसा नहीं होगा कि वो आपके साथ लंबी गपशप करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आसान है जी, सेंसर, CENSUR, ये आप जानते हैं, दान दपट करना। इससे आगे जो है वो सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल का भी आप मतलब जानते हैं कि जब कोई मरकज से दूर चले जाते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। इसके बाद हमारे पास है जी सिसेशन है, CESSATION। सिसेशन जो है वो हमारे पास, बल्कि सेसेशन जो है वो इसका मतलब होता है आराम करना। ठीक है, आराम करना, रेस्ट करना जो होता है। और लास्ट में हमारे पास वर्ड है जी शेफिंग, शेफिंग। अच्छा, ये ना आपने अक्सर देखा होगा कि जो देहात से जिनका ताल्लुक है, आमतौर पर ना जानवरों के लिए जो गंदम है, जो चावल है, उनका जो छिलका होता है ना, लिया जाता है, जिसे पंजाबी में तूरी कहा जाता है, इंग्लिश में फूडर कहा जाता है। ठीक है, सो इस शेफिंग से मुराद चावलों के ऊपर वाले छिलके को भी यही कहा जाता है। ठीक है, शेफिंग का मतलब है द कवर, कवर ऑफ द राइस कह लीजिए या व्हीट कह लीजिए, किसी भी चीज का छिलका, चोखर जो है वो उसे हम कहते हैं जी, शेफिंग कहते हैं। सो जी दीज आर द वर्ड्स, मैंने आज ये इस फाइल में इसलिए लिखे हैं ताकि आप जो है वो सिर्फ याद करने की नीयत से इसको जो है वो देखें।
बाकी ये वर्ड्स आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, ये वर्ड्स आप तक पहुंच जाएंगे। मैं इनको डेफिनेटली आपके साथ जो है वो इनमें महफूज भी कर दूंगा, बल्कि मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अभी इसको सेव कर दूं ताकि आपको जो है वो ये मिल जाए। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे फेस कर रहे हैं तो वो पूछा जा सकता है। अगर कहीं पे भी कोई इशू है जिससे आप फील करते हैं कि यू नीड माय असिस्टेंस, या कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे मैंने रिक्वेस्ट ये करनी थी कि अपना काम जो है वो मुकम्मल करके आया कीजिए। उसमें आपके पास जो है वो अलॉटमेंट थिंग्स दैट यू आर सपोज टू कंप्लीट, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिएगा। और कोशिश करें कि इसको, आउटलाइंस को और अपनी वोकेबलरी को, यू शुड नॉट लीव इट एट एनी कॉस्ट, इसको किसी भी कीमत पर जो है वो मिस ना करें। ओके जी, हमारा होता है जी डेली वोकेबलरी एंड फैक्ट बुक के अंदर ऐसे लेक्चर्स हैं। एंड टुडे इज 23rd of March। चलो, ओके जी, ये जी फाइल आपके पास जो है वो आगे, ये हमने सेव कर दी है। तो अब ये आपके पास भी अपडेट हो चुकी है। तो इसको काइंडली आप देख लीजिएगा, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। कोशिश कीजिए कि जो डेली एक्टिविटीज हैं उन्हें मिस नहीं कीजिए। ये तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप इन पर प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। ठीक है सर। सो कल जो है वो एफपीई में अप्लाई करने की आखिरी डेट है, किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे याद आ गया। ट्राई कर लीजिएगा। आई थिंक बैंक्स ओपन होंगे या नहीं होंगे ये देख लीजिएगा, बट अगर जिन्होंने नहीं किया वो जरूर इस पर अप्लाई कर लें। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। खुदा हाफिज।